सो हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर जो है हम एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस कंपनी का नाम जो है EFC लिमिटेड है। अब EFC लिमिटेड के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस कवर कर चुका हूँ चैनल पे। 2 से 3 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल इस वीडियो के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं EFC के लिए। और अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिनेरियो जो है आजकल चेंज ही होता जा रहा है। और जिस तरीके से बॉस मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज को जो है मार्केट पनिश कर रहा है। बट मैं, अगर आप नोटिस किए रहोगे तो मैं जो है सेल्स ग्रोथ ट्रैक करता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ ट्रैक करता हूँ और कंपनी का बिजनेस जो है वो ट्रैक करता हूँ और उसके बिजनेस के हिसाब से अपने डिसीजंस लेता हूँ। तो EFC जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता था मुझे, अभी भी इंटरेस्टिंग बिजनेस है कंपनी का, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा था कंपनी के अंदर पहले से, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर मैं EFC की बात करूँ तो एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ आपको इसके बिजनेस के बारे में। तो EFC जो है एक कोवर्किंग स्पेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। अब कोवर्किंग स्पेस के अंदर भी इनके जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 डिवीजन है इस कंपनी के। अब कोवर्किंग स्पेस होता क्या है, कोवर्किंग स्पेस के अंदर कंपनी कैसी होती है, तो ऑलरेडी मैंने कोवर्किंग स्पेस का जो है, जो इसके सेगमेंट के अंदर सारी कंपनीज है उनका एनालिसिस जो है चैनल पे कर कर रखा है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर कर रही है। इसके साथ साथ छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं जिन्हें ऑफिस की ज़रूरत होती है। बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि TCS वगैरह, उन्हें जो है अगर ऑफिस ओपन करना है कोई दूसरी जगह पे, या फिर कोई छोटी कंपनी होती है जो कि ग्रोइंग फेज के अंदर, उन्हें अगर ऑफिस ओपन करना है, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को जो है हर बार केपेक्स करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, ये लोग कहीं जाकर रेंट पर ले लेते हैं या लीज पर ले लेते हैं। लेकिन अब लीज पर लेने से प्रॉब्लम क्या होता है इन कंपनीज के साथ, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के साथ, अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि यार इनका कल का सेल्स क्या होगा, परसों का सेल्स क्या होगा, अगले महीने का सेल्स क्या होगा। और लीज पे इन्हें जो है 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल का जो है वो लीज लेना पड़ता है। तो ये इन कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे तो उन्हें भी जो है वो लीज पे लेने से सस्ता जो है वो कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम करना प्रेफरेबल है। अब कोवर्किंग स्पेस के अंदर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है या फिर एक कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, जहां आपकी कंपनी के अलावा भी बाकी और कंपनी जो है वो होगी, जो कि उस ऑफिस के अंदर या उस स्पेस के अंदर जो है वो काम करेगी। आपके कंपनी का अलग स्पेस होगा, उनके कंपनी का अलग स्पेस होगा, और आप इस तरीके से कॉस्ट को भी जो है वो लेवरेज कर कर, कॉस्ट जो है आपके रिड्यूस कर कर आप काम कर सकते हो और आप जो है आपका बिजनेस कर सकते हो। अब कोवर्किंग स्पेस का जो मार्केट है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उन्हें जो है इतना ज़्यादा केपेक्स ना करना पड़े। एक बार उनके ऑपरेशन अच्छे खासे हो जाए फिर वो सोचते हैं कि यार केपेक्स करेंगे। तो EFC जो है कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक कंपनी है। बाकी EFC का अगर मैं पीयर बताऊं तो एक और जो कंपनी है इस स्पेस के अंदर लिस्टेड है वो है ऑफिस, और एक और माइक्रो कैप कंपनी है जिसका नाम है कंटूर। अब कंटूर जो है इतनी इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं लगती है मुझे, छोटी स्केल की कंपनी है, हाँ ग्रो कर रही है, लेकिन उसके नंबर्स किस तरीके से आते हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें ट्रैक करनी चाहिए। तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस भी जो है यही सेगमेंट के अंदर काम करती है जिसके अंदर EFC काम करती है। लेकिन अगर आप EFC के अंदर देखोगे तो EFC के अंदर जो आपके डिविजन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि मेन इनका जो बिजनेस है वो कोवर्किंग स्पेस वाला ही है। लेकिन अब कोवर्किंग स्पेस के अलावा ये लोग जो है आपका डिज़ाइनिंग के अंदर भी काम करते हैं, डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग के अंदर, और इनका जो है खुद का फर्नीचर वाला सेगमेंट भी है। ऑफिस जो है आपका पूरा कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम करता है। अब इसके साथ साथ ऑफिस और EFC के मॉडल के अंदर जो है थोड़े बहुत चेंजेस भी है। अगर आप देखोगे तो ऑफिस का और EFC का मैं बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम कंपनी के डिटेल्स के अंदर जाते हैं। तो अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो ऑफिस के अंदर क्या होता है बताया क्या, कि ये लोग जो है कंपनी, अगर आप देखोगे तो ये लोग लैंडलॉर्ड जो होता है किसी भी स्पेस का, उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप कर कर चलते हैं कि सर आप एक काम करो, हमारे जिस तरीके के रेंट आएंगे आप जो है, हम जो है आपको उस हिसाब से पेमेंट देंगे। तो किसी टाइम रेंट ज़्यादा आता है तो वो उसे ज़्यादा पेमेंट देंगे, किसी टाइम रेंट कम आता है तो वो जो है उसे कम पेमेंट देंगे। अब इसके लिए जो है लैंडलॉर्ड का रिस्क भी हो जाता है, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड एपिटाइट है, अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड एपिटाइट वो जो है मेंटेन रहता है। क्योंकि कई बार अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी है, दोनों भी जो है ऑफिस स्पेस भी बहुत बड़ी कंपनी है और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ये इतने अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनी का गुडविल होता है, तो लैंडलॉर्ड जो है तैयार हो जाता है कि वो जो है इस मॉडल के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इस मॉडल को क्या बोलते हैं वो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। अब MA मॉडल के अंदर ये सीन होता है कि ये लोग जो है लैंडलॉर्ड से टाई अप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतना शेयर तुम्हारा, इतना शेयर हमारा,
और जिस तरीके से रेवेन्यूज़ आएगा उस हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट दिया जाएगा। अब ईएफसी जो है इस टाइप के कुछ मॉडल के अंदर काम नहीं करती। ईएफसी का मॉडल थोड़ा यूनिक है। ईएफसी के केस में अगर आप देखोगे तो ये सीधा जाकर लीज पे ले लेते हैं जगह। अगर आप एमए मॉडल के अंदर देखोगे मैनेज्ड एग्रीगेशन, तो उसके अंदर सीन क्या होता है बताइएगा कि कंपैरेटिवली आपके मार्जिन जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते ही है कि आपका अगर एक तो आपकी कंपनी के पास जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ईएफसी क्या करता है बताएगा कि ईएफसी क्या करेगा कि वो कोई भी जगह होगी उसे जो है सीधा जाके लीज पे ले लेगा। अगर उन्हें जगह अच्छी लगेगी तो ये लोग जो है परचेज भी कर रख लेंगे वो जगह। और अगर इन्हें लगता है कि यार रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैनेजर को या आपका जो लैंडलॉर्ड है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ईएफसी को जो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक एग्जाम्पल लूँ, तो ईएफसी को अगर 100 रुपीज़ का पेमेंट देना है लैंडलॉर्ड को, तो ईएफसी क्या करेगा पता है, अगर मंथ एंड में या ईयर एंड में जब भी इन्हें जो है रेंट पे करना होगा ये लोग 100 ही पे करेंगे। इनके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे ऑफिस पे इसके पास ऑप्शन है कि यार आपको जो है थोड़ा आपका अगर रेवेन्यू कम आ रहा है, आपके पास 50 रेवेन्यूज आ रहे हैं, 50 मतलब 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है, 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो आप कम रेवेन्यू पे करोगे, कम रेंट पे करोगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है ईएफसी के अंदर, ये एक डिफरेंस है। बट अगर आप ये रीज़न की वजह से देखोगे तो ईएफसी के मार्जिन जो है वो ऑफिस से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफिस के अंदर आपके जो मार्जिन है वो सैक्रिफाइस हो जाते हैं, ईएफसी के अंदर होता नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ईएफसी के मैनेजमेंट ने बताया कि ये इस सेगमेंट के अंदर जो है बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है प्रॉपर आइडिया है कि कौन सी जगह पे कहाँ लैंड लेना चाहिए, कहाँ ऑफिस लीज करना चाहिए, कहाँ परचेस करना चाहिए, प्रॉपर इन्हें जो है मार्केट के अंदर का आइडिया है। ये लोग अभी करंटली टॉप 8 या टॉप 16 सिटीज़ के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो इन्हें प्रॉपर पूरा आइडिया है ना कि किधर काम होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट ने बताया कि हाँ ये थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन इन्हें जो है इस चीज़ की नीड नहीं है कि ये लोग एमए मॉडल के अंदर काम करें। फिर इसके साथ साथ लीजिंग के अलावा ईएफसी का जो है खुद का इंटीरियर डिजाइनिंग वाला भी सेगमेंट है, और इनका जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एक फर्नीचर फैक्ट्री भी एक्वायर करी है, तो इनका फर्नीचर वाला भी सेगमेंट है। अब ईएफसी अगर आप देखोगे तो फुल ऑन जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, जिसके वजह से ईएफसी के जो मार्जिन है वो आगे जाकर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं इनके इंटीरियर डिजाइनिंग वाले सेगमेंट की बात करूँ तो ये व्हाइट हिल्स नाम की कंपनी है। मैनेज्ड ऑफिसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो एंटरप्राइज सॉल्यूशन के अंदर इनका ईएफसी नाम का ये है कंपनी, और बिजनेस सेंटर के अंदर अगर आप देखोगे तो स्प्रिंट नाम की एक कंपनी है। फर्नीचर के अंदर अगर आप देखोगे तो एक डिज़ाइन करके एक कंपनी है इनकी, जो कि आपका फर्नीचर सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। अब ईएफसी करता क्या था मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कि अगर आप ऑफिस वगैरह रेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं टीसीएस हूँ और मैं ईएफसी के पास जा रहा हूँ कि सर मुझे तो है ना ऑफिस चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, तो मुझे आपसे जो है वो ऑफिस लेना है, तो हम कोवर्किंग स्पेस का जो एग्रीमेंट है वो फाइल कर लेंगे। जो इंटीरियर वगैरह होगा वो भी आप एक काम करना कि आप खुद ही कर देना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो ईएफसी के पास खुद का इंटीरियर सर्विस भी है। तो वो ऑफिस वाले क्या कर सकते हैं, उनके पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो वो ईएफसी से खुद से इंटीरियर करवा सकते हैं या फिर वो बाहर से इंटीरियर करवा सकते हैं। तो ईएफसी अगर खुद इंटीरियर करेगा तो ऑब्वियसली ईएफसी के इनके अंदर मार्जिन जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। और फिर इसके बाद ईएफसी जो है टोटल 9 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करता है। आई थिंक ऑफिस जो है वो 16 सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करता है, क्योंकि ऑफिस जो है कंपैरेटिवली ईएफसी से जो है वो थोड़ी बड़ी कंपनी है। इसके साथ साथ टोटल जो है इनकी 70 साइट्स अंडर मैनेजमेंट है। इनका ऑक्यूपेंसी रेट अगर आप ईएफसी का ऑक्यूपेंसी रेट देखोगे तो ऑफिस से बहुत ज़्यादा बेटर है, 90% के आसपास इनकी ऑक्यूपेंसी है। और एबिटा टू रेंटल वाला रेशियो देखोगे इनका तो 25:100 है। फिर इसके साथ साथ इनका रेंटल पे टू रेंटल रिसीव्ड भी जो है 45:100 है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका लीज पीरियड जो है वो 5 ईयर्स के आसपास है। अब एक रिस्क हो जाता है कि आप यूजुअली इस सेगमेंट के अंदर जो है कॉर्पोरेट्स क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करते हो, भले ही आपके थोड़े मार्जिन उस सेगमेंट के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन आपके कोवर्किंग स्पेस के पास जितने ज़्यादा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स होंगे उतना ज़्यादा जो है आपके कंपनी के लिए बेटर होगा। क्योंकि कॉर्पोरेट क्या करता है बताएगा कि अगर बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है तो वो जो है आपको एक एश्योरेंस रहता है कि यार ये कंपनी के ऑपरेशन बंद तो होने नहीं है, ये किधर भागेगी नहीं। बट अगर कोई छोटा स्टार्टअप है उसे पता ही नहीं कि कल का सेल्स क्या होगा, वो तो सीधा एग्जिट कर लेगा। और इनका जो है अगर आप लीज पीरियड देखोगे तो 5 ईयर्स के आसपास है, और एवरेज लीज ईयर जो है वो 3 ईयर्स के आसपास है। और सिर्फ स्टार्टअप ही रहे और उनके स्टार्टअप चल नहीं रहे और वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने में एग्जिट कर रहे हैं, तो इन्हें ऑब्वियसली नए क्लाइंट्स लेकर आने पड़ेंगे, कुछ टाइम के लिए ऑक्यूपेंसी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं इस मॉडल के अंदर, भले ही आपके मार्जिन थोड़े सेक्रीफाइस हो जाए। अब जो है ईएफसी के नंबर के आसपास आ जाते हैं। हाँ, इंटीरियर वाला मैं बात कर रहा था कि इंटीरियर वाले सेगमेंट के अंदर ये खुद भी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी ये इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, इसके लिए फर्नीचर वगैरह जो होता था वो बाहर से सोर्स कर रहे थे। बट अब ये लोग क्या करेंगे पता है क्या, कि जहाँ इनको इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोवाइड करनी है, अब ये इंटीरियर डिजाइनिंग वाला जो सेगमेंट है ये सिर्फ जहाँ इनकी खुद की कोवर्किंग स्पेस है उधर नहीं प्रोवाइड करते, मतलब उधर भी करते हैं, बट ये बाहर की जो कंपनीज है, आपके थर्ड पार्टी प्लेयर्स है, थर्ड पार्टी क्लाइंट्स है इनके, उन्हें भी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं। और फर्नीचर के केस में अगर आप देखोगे तो फर्नीचर के अंदर भी ये दोनों चीज़ें करते हैं, आपके थर्ड पार्टीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर वाला, और ये खुद भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जहाँ इंटीरियर वगैरह कर रहे हैं इनके खुद के फैसिलिटी के अंदर, तो वहाँ पे ये लोग फर्नीचर भी खुद का सोर्स कर सकते हैं, जहाँ इनके अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अब आ जाते हैं ईएफसी के Q3 नंबर्स की तरफ। Q3 नंबर्स ईएफसी के जो है एकदम बकवास आए। अगर आप इसके पहले देखोगे तो ईएफसी जो है अपनी सेल्स 80% 70% के आसपास जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था। इस क्वार्टर के अंदर ईएफसी ने जो है अपनी सेल जो है वो सिर्फ 3% से इंक्रीज़ करी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। और अगर आप देखोगे तो पैट का इंक्रीज़ देखें तो पैट का जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है हमें इस कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर आप इनका पैट ग्रोथ देखोगे तो ओवर 130% जो है इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है अच्छा खासा देखने मिल रहा है हमें कंपनी के अंदर, जो कि पॉजिटिव बात है, क्योंकि ईपीएस अगर आप देखोगे तो लगभग 1.7x 1.8x के आसपास हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये अच्छी बात है, ईपीएस आपका एक्सपांड हो रहा है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने, ईएफसी के मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था। और कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी होती है, मैनेजमेंट उसका जो गाइडेंस देता है वो जो है इनकॉर्पोरेट करके चलती है। अगर मैनेजमेंट गाइडेंस ज़्यादा दे देता है और कंपनी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती है तो ऑब्वियसली कंपनी जो है प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है। तो ईएफसी ने गाइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग दिया और अब ईएफसी जो है वो गाइडेंस डिलीवर नहीं कर पाई। ईएफसी ने गाइडेंस क्या दिया था पता है? ये अपनी टॉप लाइन जो है ओवर 100% ग्रो करेंगे, और इन्होंने इनकी टॉप लाइन मेरे को नहीं लगता 30% के ऊपर भी ग्रो कर पाएगी। तो ये एक रिस्क हो गया था ईएफसी के साथ, मतलब ये सीन हो गया था, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो एक दिन के अंदर इसका स्टॉक प्राइस जो है ओवर 20% का फॉल देखने मिला था। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 16% से स्टॉक प्राइस गिर गया है, क्योंकि इसका जो पी है 32 का जो पी है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा था कि कंपनी जो है 100% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगी। अगर कंपनी दिखाती, एग्जीक्यूट करती, तो पी जो है और इंक्रीज हो जाता, मार्केट इस कंपनी को रिवॉर्ड करता। लेकिन कंपनी जो है गाइडेंस डिलीवर नहीं कर पाई, तो मार्केट ने जो है बहुत ज़्यादा ही पनिश कर दिया इस कंपनी को, और ऑलरेडी बेयर मार्केट चल रहे। तो डिक्सॉन जैसी कंपनी जो 100% का टॉप लाइन गाइडेंस दे रही है, मतलब आपका डिलीवर भी कर रही है, आपका पैड ग्रोथ भी, ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेकर आ रही है उस बेस के ऊपर, इतने बड़े बेस के ऊपर, वैसी कंपनीज को पनिश किया जा रहा है। तो ईएफसी जैसी कंपनी जो कि गाइडेंस ही डिलीवर नहीं कर रही है अपना, तो आप सोचो कि उनको कितना ज़्यादा पनिश किया जाएगा। तो ईएफसी के साथ आज जो है वही हुआ है, और गाइडेंस रिड्यूस कर दी इन्होंने, वो मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी अगर आप देखोगे तो इंक्रीज़ इन रेवेन्यू की बात करो इनके डिज़ाइनिंग वाले सेगमेंट के अंदर, तो 27% से जो है डिज़ाइनिंग के इनके रेवेन्यूज जो है वो इंक्रीज़ हुए। बाकी इनको अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है मैक्सिमम रियल इस्टेट सेक्टर को ही जो है वो केटर करते हैं। फर्नीचर वाले सेगमेंट से जो है इनने जो है अभी तक इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, और इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर लाइन पाइपलाइन पड़ी हुई है इनके फर्नीचर वाले सेगमेंट के लिए। बाकी अगर मैं देखूँ तो यार ये लोग नए क्लाइंट्स भी एनरोल कर रहे हैं धीरे धीरे, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको। और अगर आप देखोगे तो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी से, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, कोफोर्ज हो गया, सिनर्जी हो गई, या फिर आप देखो कार ट्रेड हो गया, सेल्कोर हो गया, आपका शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, एमवे हो गया, इस टाइप की कंपनी जो है इनके पास ऑलरेडी इनकी सर्विसेज जो है वो लेती है। बाकी आप देख सकते हो कि ये जो है इनका लीजिंग है, इस तरीके से ऑफिसेज जो है वो बनाए होते हैं। कभी कभी कंपनी के हिसाब से भी ये लोग डिज़ाइन करते थे इंटीरियर वगैरह उनके ऑफिसेज़ का। तो आप देख सकते हो ये जो है इनकी कुछ साइट है, और इंटीरियर के अंदर अगर आप देखोगे डिज़ाइन वर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इंटीरियर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की है। ये कुछ इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। अब सीधा कॉन कॉल के ऊपर आ जाता है, आलतू फालतू की बातें इधर कंपनी के बारे में घुमाते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये कंपनी को जो है चैनल पर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब सीधा वो कोवर्किंग स्पेस वाला वीडियो जो है वो जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे जो है मैंने चीज़ें अच्छी समझाई हुई है और पूरा प्रॉपर इंडस्ट्री का एनालिसिस किया हुआ है। अब ये जो है रिजल्ट डिस्कशन वाला वीडियो है, कॉन कॉल डिस्कशन वाला वीडियो है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो करनी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं कॉन कॉल की बात करूँ तो कंपनी का जो है करंटली 57,000 के आसपास का कैपेसिटी है, ऑक्यूपेंसी रेट 90% के आसपास है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग जो है हर साल 25% के आसपास का ऑक्यूपेंसी रेट जो है, नंबर ऑफ सीट जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये गाइडेंस उन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने आई थिंक पूरे साल के हिसाब से कुछ 75,000 सीट्स के लिए जो है 75,000 सीट्स के आसपास का गाइडेंस देकर रखा था। हाँ, 65 to 75,000 सीट्स का। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनका रेंटल रेवेन्यू का गाइडेंस देखोगे तो 350 करोड़ के आसपास का जो है इनका रेंटल रेवेन्यूज था, और मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने जो है वो 30% के आसपास का देकर रखा था। अगर आप इस क्वार्टर के अंदर देखोगे तो डिज़ाइनिंग से जो है 92 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज़ आए ओवर आपको पूरा 177 करोड़ में से, और इसमें से 32 करोड़ जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन आपका 60 करोड़ वाला जो है अभी तक प्रोग्रेस के अंदर है ऑर्डर, वो अभी तक जो है वो डिलीवर करना बाकी है।
फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका एबिटा मार्जिन जो है इनके फर्नीचर वाले सेगमेंट के अंदर वो कुछ 30% के आसपास का मेंटेन रहेगा, और हर एक चीज़ जो है वो इन हाउस होगी फर्नीचर वाले सेगमेंट के अंदर, और इन हाउस यूज़ की जाएगी। कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर भी यही बना रहे, इंटीरियर सर्विसेज भी यही प्रोवाइड कर रहे, और आपका कोवर्किंग स्पेस भी यही प्रोवाइड कर रहे कंपनीज को। तो इनके मार्जिन जो है वहाँ इन्हें हमें जो है वो इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। वहाँ से रेवेन्यूज इतने ज़्यादा नहीं आए, 13.33 करोड़ के आसपास के वहाँ रेवेन्यूज़ आए, और अगर आप देखोगे तो 8.57 करोड़ जो है अगले 30 डेज़ के अंदर किए जाएंगे। फिर इसके साथ साथ इनका जो ऑफिस फर्निशिंग वाला सेगमेंट है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केपेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग जो है हर साल 25,000 के ऊपर सीट्स ओपन करेंगे, तो मतलब ऐड करेंगे, तो पर सीट अगर आप केपेक्स देखोगे तो 50,000 के आसपास चल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 125 करोड़ के आसपास का जो है इनका कमिंग ईयर के अंदर केपेक्स होगा। तो केपेक्स भी डिसेंट है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इनका जो मैक्सिमम केपेक्स है ये लोग ट्राई करते हैं कि ये लोग किसी भी अगर कोई भी एरिया है वहाँ ये लोग एक्वायर कर रहे हैं या कोवर्किंग स्पेस के लिए कोई एरिया देख ले, तो ये लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे कि इनका जो केपेक्स है वो लैंडलॉर्ड से फंड किया जाए। ये इनका मैक्सिमम फोकस रहेगा ताकि इनके खुद के जो केपेक्स कॉस्ट है वो कम रहेंगे। ये भले ही उसको रेंट ज़्यादा दे देंगे लेकिन केपेक्स ये किसी एरिया का जो है ट्राई कर देंगे उनसे ही जो है वो ज़्यादा फंड करवाया जाए। फिर इसके साथ साथ इनके इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर इंक्रीज देखने मिला है क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी अभी पुणे के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, और इनके टोटल 70 साइट्स है, और आधे से ज़्यादा साइट तो इनके मतलब 70 साइट जो है वो ओवर 5 ईयर्स है, तो वहाँ पे 50 to 60% के आसपास जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। फर्नीचर से अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 2.5 to 3 करोड़ जो है वो इंटरनल ऑर्डर से आ रहे हैं, और बाकी जो आपका बचा हुआ रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है मतलब 13.33 में से जो बचे हुए रेवेन्यूज है 8 करोड़ के आसपास या 9 करोड़ के आसपास जो है वो आपके दूसरे जो आपके एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं उन्हें जो है ये लोग फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग जो है खुद का रीट भी लॉन्च कर रहे थे। अब रीट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है एसेट्स रखेंगे रीट के अंदर, जो इनके खुद के ईएफसी के एसेट्स है जो कि ये बाय कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो वो एसेट जो है वो रीट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। एसएम रीट नाम रहेगा उस कंपनी का। बट अगर आप देखोगे तो रीट के अंदर जो है ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है ईएफसी का। ईएफसी जो है उस रीट के जो एसेट्स है उन्हें बस मैनेज करेगी, और इन्हें जो है सीधा मैनेजमेंट फीस मिलेगी जो कि इनके बॉटम लाइन के अंदर जाके सीधा ऐड हो जाएगी, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो इनके पैट मार्जिन जो है वो इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगा। बाकी एसेट का मेंटेनेंस हो गया या बाकी कुछ हो गया तो वो जो है जिस अगर आप देखोगे तो ईएफसी की जो रीट है वही मैनेज करेगी। ईएफसी के एंटिटी के अंदर जो कि लिस्टेड एंटिटी है उसके अंदर जो है हमें ये सब कोई चीज़ देखने नहीं मिलेगी। फिर इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो इनका जो डिज़ाइन सेगमेंट है वहाँ मार्जिन अच्छे 20 to 23% के आसपास ब्लेंडेड मार्जिन रहेंगे। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें जो है अच्छे खासे हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे चाहे इनके मार्जिन जो है वो मेंटेन रहेंगे। बाकी लीजिंग वाले सेगमेंट से इनके कुछ 30% ऑफ मार्जिन आ रहे हैं, और अगर आप इनके सारे वर्टिकल्स देखोगे तो पूरा जो है रियल इस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और आपका रियल इस्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका ईएफसी जो है ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करना बंद कर देगी, क्योंकि आपका इंटीरियर जो है आपका फर्नीचर जो है जितना ज़्यादा रियल इस्टेट अपसाइकल रहेगा ये प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर कुछ इशू आ जाता है जैसे कि कोविड जैसे कोई चीज़ आ जाती है तो कंपनी को जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम देखने मिलेगा, लेकिन ऐसे तो भाई फिर सभी कंपनी को प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर जो है यूजुअली फ्लेक्सिबल मॉडल प्रेफर करते हैं, एसेट लाइट मॉडल प्रेफर करते हैं, इसलिए कोवर्किंग स्पेस के अंदर जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये जो है नए नए कस्टमर्स को ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को केटर करने को ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या फिर आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहाँ पर भी ये लोग जो है वो केटर करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे बॉस तो गाइडेंस का मैसअप कर चुके हैं। कॉनकॉल के बारे में तो इतना ही था मैनेजमेंट के। अब जो है मैं फाइनल मेरा ओवरव्यू देता हूँ कि बॉस मैं ये कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। ईएफसी का मैं सच बताऊँ ये बाय और सेल रिकमेंडेशन मत लेना, और मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन दे भी नहीं रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ईएफसी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगती थी क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जो है खुद 100% का गाइडेंस दे रहा था कि हम जो है 100% ईयर ऑन ईयर लेवल पे हमारे रेवेन्यूज जो है वो ग्रो करेंगे। बट अभी अगर आप देखोगे बॉस तो 30% पे ग्रो करा है कंपनी ने, और मतलब इतना बेकार गाइडेंस, मतलब अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा गाइडेंस और इतना बेकार एग्जीक्यूशन। तो 30% पे ये लोग ग्रो करेंगे इस क्वार्टर के अंदर, तो 3% का ही ग्रोथ देखने मिला। ऐसे तो कंपनी गाइडेंस दे रहा है कि हम ट्राई करेंगे ओवर 50% के ऊपर ग्रो करना, बट मुझे नहीं लगता यार ये लोग कर पाएंगे 50% के ऊपर ग्रो। तो ये एक सीन है। फिर इसके साथ साथ अगर मेरा एस्टिमेशन लगाऊँ ये कंपनी का, तो मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से 30 to 40% के आसपास ही जो है ये कंपनी ग्रो करेगी। और अभी अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज भी देखोगे तो बॉस 23 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है।
तो मुझे तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी भी लग रही है। हाँ, एग्जीक्यूशन ज़्यादा दिया था इसलिए स्टॉक प्राइस जो है वो करेक्ट हो गई, ऑब्वियसली करेक्ट होगा, लेकिन 23 के पीई पे, बॉस ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाले पीई पे आपका जो है आपको 30-40% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, तो पीईजी जो है आपका 1 या 1 से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी तो है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे कंपनी। हो सकता है हमें जो है इस कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है और देखना है। मुझे पहले लगा कि यार डिमांड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कंपनी ने जो है खराब परफॉर्मेंस किया। अगर आप देखोगे तो गोल्डियम इंटरनेशनल जो है उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब था, अगर आप देखोगे तो। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि उनके केस में अगर आप देखोगे तो डिमांड के अंदर शिफ्ट देखने मिला था, लेकिन यार ईएफसी के अंदर जो है डिमांड का भी शिफ्ट नहीं था। तो आप देखते हैं कि यार किस तरीके से जो है कंपनी अगले क्वार्टर के अंदर परफॉर्म करती है। अगले क्वार्टर के अंदर किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उस पर हमें समझेगा कि पूरे साल के अंदर FY25 के अंदर ईएफसी के टॉप लाइन के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा ग्रोथ थी। अभी भी ईएफसी जो है एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक के अंदर अच्छा खासा, बट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको ट्रैक करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगले क्वार्टर के अंदर अगर मैनेजमेंट अच्छा खासा एग्जीक्यूट कर लेता है तो मार्केट जो है इस स्टॉक को रिवॉर्ड भी करेगा। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे यार, तो कोवर्किंग स्पेस के जो स्टॉक्स है वो रिवॉर्ड नहीं किए जा रहे मार्केट की तरफ, क्योंकि अगर आप ईएफसी को पहले भी देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर, तो ये 75 आपका 70-80% के आसपास ग्रो कर रहे थे, तो अच्छी खासी ग्रोथ थी। लेकिन अगर आप इनका पीई देखोगे तो वही 30-35 के आसपास पीई था इनका। तो मार्केट इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखा रहा था आपके कोवर्किंग स्पेस कंपनीज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये नया सेगमेंट है, तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बनकर आ रहा है। बट अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, तो ये जो है इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने बन सकती है आपको। तो इसलिए ईएफसी को ट्रैक करते रहो, इसके जैसे ही Q4 के नंबर आएंगे तो हम जो है फिर से ईएफसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी मैंने अपना व्यू तो आपको ईएफसी के बारे में बता ही दिया होगा। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।